सेवा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और गुरुदेव के सपनों को आगे लेकर जाने के इस पूरी मुहिम को और आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। मेरे ख्याल से रुपए पर तो मैं आपसे क्या ही बात कहूं, आप सब लोगों को पता ही है इसके ऊपर। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस मकसद में हम लोग लगे हैं एक बार आप उसको जान लें, और फिर आपका क्या मकसद है वो आपको पता ही है। अगर हम दोनों का मकसद एक ही हो तो क्यों ना ऐसा हो कि हम सब लोग मिलकर इस अन्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ें। तो मैं थोड़ा सा इस चीज पर प्रकाश डालूंगा कि नौकरी जब मैं कर रहा था तो मैंने एक चीज महसूस करी कि मेरे जरिए, मतलब मैं नौकरी कर रहा हूं, स्कूल के अंदर टीचर हूं, और सरकार का आदेश आता है कि तुमको ये करना है। मैंने कहा इससे तो हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, सरकारी आदेश है, मानना पड़ेगा। स्कूल ऐसा बनना चाहिए, ये कमरे ऐसे होने चाहिए, तुमको मिड डे मील ऐसे चलाना है। और मैं देख रहा हूं कि सारे अफसरों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, बाकी सब चीजों पर है। किसी का भी ध्यान बच्चे पर नहीं है, बाकी सब चीजों पर है। तो जिसके लिए वो स्कूल बनाया गया था उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का। माँ बाप के पास टाइम नहीं है क्योंकि उसको रोजी रोटी में ब्रेड बटर में उलझा के खड़ा कर दिया। वो अपना दिहाड़ी करे या वो अपने बच्चे के स्कूल की उसका ध्यान रखे। वो सोच रहा है कि टीचर के भरोसे छोड़ दिया तो अध्यापक अपने आप करेगा। अब वो कर नहीं रहा है, उसको ये पता है, वो कहता है मेरे पास तो 6 घंटे के लिए आता है, बाकी तो माँ बाप के पास रहता है, हम क्या कर सकते हैं 6 घंटे में। तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मतलब माँ बाप सोच रहे हैं कि शिक्षक करेगा, शिक्षक सोच रहा है माँ बाप करेगा, हम सोच रहे हैं सरकार करेगी, सरकार सोच रहा है कोई और करेगा, और किसी को यह नहीं पता कि उस बच्चे के लिए क्या करना है। और हमारी अगली पूरी पीढ़ी बर्बाद करने की कगार पर ले आए। ये हालात मुझे महसूस हुए 2011 में, और 11 में महसूस होते ही मुझे एक बात समझ में आई कि इस सिस्टम में रह करके हम कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमको समाज को दिखाना पड़ेगा कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। मेरे पास एक कला थी, परमात्मा ने मुझे हुनर बख्शा था कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में यह बता सकता हूं कि परमात्मा ने उसको क्या पैदा किया है, उसको कैसा पैदा किया, वो क्या काम करने के लिए बना है। जैसे सब माँ बाप को एक टेंशन रहती है ना कि मेरे बच्चे का क्या होगा, तो मुझे उस बात को बताने का, इस बात को निखारने का मेरे पास एक समझ आ गई। वो जो समझ बनी, उस समझ को मैंने समाज को देना था। तो 2015 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला। उस टाइम उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी थी, और मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया उनसे कि हमारे पास एक टेक्निक है, एक विद्या है, उसकी मदद से हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो जब ये बात कही तो बोले कि हमारे अफसरों को समझाओ। मैंने अफसरों को समझाया, उन्होंने को समझ में आ गया, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। कारण कई थे, मैं यहां बोलूंगा थोड़ा सा और तरह का हो जाएगा, कहानी बन जाएगी, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। असल में बात क्या थी कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि इस विद्या से मैं अपने लिए कोई चीज नहीं जोड़ूंगा, जीवन में कभी भी नहीं जोड़ूंगा। ना कभी मैं घर बनाऊंगा, ना कभी मैं अपने लिए कोई लग्जरी खरीदूंगा अपनी सुख सुविधा के लिए। सुख सुविधा का सामान नहीं जोड़ूंगा, जितनी जरूरत होगी केवल उतना ही कमाएंगे। तो इसमें बीच में पैसा आ गया, अब मुझे तो कमाना नहीं था, तो
कहानी बिगड़ गई, क्योंकि अफसरों को तो पार्टी फंड में चाहिए पैसा, उनको तो अपना कट चाहिए। उसके बाद मैं स्मृति ईरानी के पास गया, फिर मैं अपने सांसद के पास गया, फिर विधायक के पास गया, फिर अपने गांव के सरपंच के पास भी गया, अपने स्कूल के प्रिंसिपल, फिर प्राइवेट स्कूलों के मालिक, मैं सबके पास गया। और मैंने एक चीज महसूस करी कि किसी को भी आपके बच्चे की नहीं पड़ी है, किसी को भी नहीं पड़ी है। क्योंकि वो क्या कहते हैं पता है? वो ऐसा बोलते हैं कि जिसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसी को कुछ नहीं पड़ी। जब किसी के जिसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं अगर उसी को कुछ नहीं पड़ी तो हम क्यों करें, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को अपने हाथ से बर्बाद करना चाहेगा? आप में से कोई है ऐसा? एक भी नहीं है। तो जब आप अपने बच्चे को अपने हाथ से बर्बाद नहीं करना चाहेंगे तो फिर हमारे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं? नशा रोज क्यों बढ़ रहा है? हमारे बच्चों का दिमाग खराब क्यों हो रहा है? बदतमीज क्यों होते जा रहे हैं? जिद्दी क्यों होते जा रहे हैं? मोबाइल में 24 घंटे क्यों घुसे रहते हैं? गुंडागर्दी क्यों आ गई है? समाज इतना क्यों टूट गया है? अपराध इतना क्यों बढ़ गया? नशे के व्यापार आपका इतना क्यों हो गया? सारा समाज आपस में कैसे टूट गया? अगर आपने नहीं किया तो ये किसने किया? अब ये बात भी कहने की बात होगी। फिर मुझसे किसी ने कहा अरे लोग सुनने को तैयार नहीं होते। मैंने कहा गलत बात। लोगों को बताएगा कौन? जिन बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, उनको वकील बनाया, वो वकील उस दिन अपने घर में बैठा मौज कर रहा था जब आपके घरों के अंदर सरकार जबरदस्ती आपको इंजेक्शन लगा रही थी, जब आपके घरों में घुस रहे थे वो लोग, जब आपको सड़कों पर लठ मारे जा रहे थे, जब दिल्ली से पैदल रास्ते चल पड़े थे, जब लोग बाग अपने घरों की तरफ, उस टाइम पे वो वकील कुछ नहीं बोला आपके अधिकार के लिए। जिस बच्चे को पढ़ा लिखा कर आपने स्कूल का मास्टर बना दिया, वो स्कूल का मास्टर आपको ये कह रहा था कि अगर तुम लोग अपने बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो 10वीं का पेपर नहीं देने देंगे उसको। जिसको बस का कंडक्टर बना दिया, जिसको डीसी बना दिया, वो कह रहा था नहीं लगाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा कोटे से। वो कह रहा था तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तुमको कुछ नहीं करने देंगे, जीने नहीं देंगे वो तुमको। ऐसा बोल रहा था वो जो बच्चा आपने पढ़ाया लिखाया। तो ड्यूटी उसकी बनती थी जिस बच्चे को तैयार किया था समाज ने, लेकिन उसने चंद टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए आपके ऊपर ज्यादती करनी जारी रखी। तो जिसकी ड्यूटी थी समझाने की, गलत और सही बताने की, वो चुप रहे। जो गुरुदेव ने हम लोगों को सालों पहले बता दिया था वो अब हो रहा है, इस टाइम हो रहा है। और ये काम हमारे हर उस व्यक्ति का होना चाहिए था जो नेतृत्व कर रहा है, हर उस व्यक्ति का। जितने सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं इस टाइम पर इस देश के अंदर, एक भी नहीं बोला, एक भी, सब चुप बैठे थे। इसका मतलब या तो उन लोगों को पता नहीं था कि देश के साथ गद्दारी हो रही है, और अगर पता नहीं था तो ऐसे लोगों को गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं, और अगर उनको पता था तो वो नीच और घाघ लोग थे कि अपने लोगों को मरते हुए देख रहे थे, फिर भी उनको गुरु रहने का अधिकार नहीं है। गुरु वो होता है जो अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को सही रास्ता दिखाता है, जो उनको सच बताता है। और आजकल के इन धर्म गुरुओं ने सच छुपाया, ये सबसे बड़ी गद्दारी की उन्होंने देश के लोगों के साथ। तो जब उन लोगों ने, जब आपको, जो गांव का आदमी है जो सुबह से लेकर रात तक अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए लड़ रहा है, उस वक्त उसको कौन समझाएगा कि सही क्या है गलत क्या है? वो तो उस आदमी के ऊपर भरोसा करता है आंख बंद करके, जिसको उसने अपना लीडर मान लिया, जिसको उसने अपना नेता मान लिया या गुरु मान लिया। तो ये तो ड्यूटी उनकी थी ना, जिनको गांव वालों ने माना कि ये लोग हैं काम के। तो गांव के उस आदमी की गलती नहीं है अगर वो सवाल उठाना नहीं जानता है, उसको सवाल उठाना सिखाया ही नहीं है। अभी सड़क के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मैं देख रहा था। अब उन गड्ढों के अंदर किसी मोटरसाइकिल का टायर गिरने से किसी का बच्चा अगर वहां चोट लग जाए या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और वो जान दे दे, तो गलती तो है ना किसी की। लेकिन आपने देखा होगा कोई कसूरवार नहीं निकलता।
और हम लोगों को किसी ने वो गलत आदमी ढूंढना भी नहीं सिखाया। हमारी व्यवस्था क्या बना दी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा हो और हम लोगों को ऐसा लगता रहे कि हमारी जिंदगी में शायद कोई परमात्मा हमारे से बदला ले रहा है पिछले जन्म का। हम ये नहीं ढूंढते कि जो गलत है उसको पकड़ो और उसको सजा होनी चाहिए ताकि फिर किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं, क्योंकि हमें कोई बताता नहीं। तो जब मैं गांव के लोगों के पास पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे आज तक एक भी आदमी नहीं मिला। लेकिन उसको यह भी तो नहीं पता ना सही रास्ता क्या है। दिक्कत यह भी है। फिर मैंने एक चीज सोची कि छोटा सा जीवन मिला है, ये सृष्टि बहुत बड़ी है, विशाल है, अरबों खरबों सालों से चल रही है। इसमें हमारे जिंदगी के 30-35 साल गुजर चुके हैं उस टाइम पर जब मैंने सोचा, और मैंने देखा कि इतने साल तो गुजर लिए, 50-60 साल का होने के बाद फिर शरीर में जान नहीं रहेगी इतना दौड़ने की। तो थोड़ा सा एक अंश पड़ा है। अगर माँ भारती के लिए उन लोगों को समझा सकें तो मैं फिर अपना इंस्टीट्यूट बंद करके, अपना सारा कुछ खत्म करके और गांव के लोगों को समझाने निकल पड़ा कि आपका गांव है, आपके बच्चे हैं, अगर आप नहीं बचाओगे तो बाहर से कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। बचेगा कैसे, सुधरेगा कैसे, चीजें ठीक कैसी होंगी, इस पर चर्चा की जा सकती है। यहां हम बैठे हैं बलरामपुर में, यहां के लोगों की जरूरत अलग है। गोवा में कोई बैठा है उसकी जरूरत अलग है, पहाड़ों में कोई बैठा है उसकी जरूरत अलग है, राजस्थान के आदमी की जरूरत अलग है। तो आपके बच्चे को भी वही पढ़ा रहे हैं जो दिल्ली वालों को पढ़ा रहे हैं, जो पहाड़ वाले को पढ़ा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और हम लोग भी अपने बच्चों को उधर ही चला देते हैं। होना क्या चाहिए कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, बच्चे को बनाना क्या है, बच्चे को किस तरह की शिक्षा देनी है और उसको रोजगार कैसे देना है, यह समाज को बैठकर तय करना चाहिए, सरकार को तय नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में कोई गलत बात हो जाए उसको सुधारना कैसे है, यह समाज को तय करना चाहिए, लेकिन समाज तय नहीं कर पा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप ही के बीच में आप ही का भाई भतीजा कोई उन एजेंटों ने अपना एजेंट बना के छोड़ा हुआ है। वो पार्टी का कार्यकर्ता कहलाता है, वो पेस्टिसाइड कंपनी का एजेंट कहलाता है, वो LIC बीमा कंपनी का एजेंट कहलाता है, वो प्राइवेट कंपनियों का दलाल कहलाता है, वो सरकार का नौकर होता है। वो होता है जो आप ही का भाई भतीजा बेटा है, जो आपका सत्यानाश करने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। हम उसको इज्जत देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम भूल जाते हैं कि नौकर तो नौकर होता है और नौकर हम पर राज कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हम मालिक हैं, मालिक के ऊपर राज नौकर कर रहा है, हमको ये पता नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। फिर हमने निकले लोगों को समझाया, समझाते समझाते हमको कुछ बातें समझ में आई, लोगों ने ही हमको बताया, और वहीं से हमको थोड़ा बहुत तजुर्बा होने लगा कि असल में ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई इतनी लंबी है कि आप गांधी की बात कर लीजिए, वो भी ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गांव नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। उसके बाद आप गुरुदेव की बात कर लीजिए, मेरे ख्याल से मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, माफ कीजिएगा गुरुदेव को, लेकिन मुझे यह पता है कि सच एक ही होता है। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने भी यही कहा होगा कि गांव नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। और मुझे अभी समझ में आ रहा है, और आप लोग देख ही रहे हैं, जो शहर है, शहर वो इस धरती के नरक है, नरक बने हुए हैं। और ये सरकारें क्या कर रही हैं? गांव को शहर में विलय कर रही हैं, नगर पालिका में उनको इंक्लूड कर रही हैं, गांव को शहरों की तर्ज पर बर्बाद कर रही है। रास्ते में आ रहे थे, बाजार देखा मैंने देखा यार, बलरामपुर का बाजार तो अलग होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे असंध वाले बाजार जैसा ही है, करनाल के बाजार जैसा ही है। यहाँ का अपना लोकल चीजें तो इन्होंने छोड़ी नहीं है, सब कंपनी की चीजें लटक रही हैं दुकानों के ऊपर। मतलब हम सारे लोग जिंदगी भर कमाते रहेंगे और कंपनियों को पूजते रहेंगे और अपनी जमा पूंजी खत्म करते रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ
कर्जा लेते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो और बच्चों को उन कंपनियों के गुलाम बनाते रहो। कोई प्राइवेट कंपनी का गुलाम, कोई सरकारी कंपनी का गुलाम, यही है। और फिर उसके पीछे दौड़ चलो और भूल जाओ कि हमारा मकसद क्या था इस धरती पर आने का, इंसान होने का मतलब क्या है। तो ये चीजें जब देखी तो मुझे समझ आ गया कि असल में जो झगड़ा है वो ये है कि कोई भी आदमी थोड़ा सा 4 शब्द बोलने लगता है, जैसे मान लो हम लोगों को भाषण देना ठीक आ गया तो वो भाषण देता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, फिर उसका एक संगठन बनाता है, फिर उस संगठन को लेकर के फिर अपने मतलब घाल कर लेता है, और जो लोग होते हैं वो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, सब ऐसे के ऐसे। और ये आज से नहीं हो रहा है, तब से ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टेक होल्डर है, जो आखिरी आदमी है, उसको तो शामिल किया ही नहीं हमने कहानी में। उसको शामिल हुए बिना, आपके शामिल हुए बिना, आप जब तक आओगे नहीं, आप जब तक बोलोगे नहीं, आप जब तक पूछोगे नहीं, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। मेरी बात समझ लीजिएगा। हो सकता है शुरू में जब आप बोलने लगो आपसे बहुत सारी गलत बातें बोली जाएं, हो सकता है कुछ गलत चीजें निकल जाएं, लेकिन ये समझिएगा इस समाज के सत्यानाश का एक ही कारण है, और वो कारण किसी लुच्चे बदमाश की कारगुजारी नहीं है। इस समाज की बर्बादी का कारण है शरीफ और ईमानदार आदमी की चुप्पी। शरीफ और ईमानदार आदमी ने बोलना बंद जब से किया है ना, तब से यह समाज गलत में जाना शुरू हुआ। क्योंकि चीजें जब हमें अपना समाज ऊपर उठाना है, आप सोचिए, मान लीजिए समाज का स्तर ये है, अगर हम कोई चीज अपने हाथ में लेकर रखे हुए हैं और हमने उसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? छोड़ने के बाद तो चीज नीचे जाएगी ना। तो जब समाज के लोग, समाज के अच्छे लोग जब चीजों के ऊपर काम करना बंद कर देंगे तो समाज तो नीचे जाएगा ही ना। फिर तो वहीं जाएगा जहां वो गंदे लोग लेकर के जा रहे हैं। ऊपर उठाना है तो सबको जोर लगाना पड़ेगा, हम सबको। अब अगर इस पे जोर लगाना है तो फिर हमको मालूम होना चाहिए कि असल में हमको कहां जाना चाहिए, असलियत में हमारा काम क्या होना चाहिए। तो कुछ मूल चीजों के बाद गए, पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा, और समझने के बाद एक बात समझ आई कि अगर आपको विकसित कहलाना है, अगर आपको अपना जीवन स्तर उठाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो उसके कुछ रास्ते हैं जिन पर हमको मिलकर काम करना होगा। पहली चीज कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला हमको अपने आप करना होगा। गांव के लोग, लोकल लोग, वहां के लोग करेंगे। जब तक हर आदमी इन चीजों के अंदर शामिल नहीं होगा, तब तक ये कंपनियां इनको अपने कब्जे में लेती रहेंगी। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, पूरी दुनिया के अंदर एक षड्यंत्र चला हुआ है कि आपके पास 2030 तक कोई प्रॉपर्टी बचनी नहीं चाहिए, और उसके लिए एक ही रास्ता है, गांव के हर आदमी को सबसे पहले कर्जे में डालो। हर आदमी को, जो जमींदार है उसको बोलेंगे तुमको ज्यादा मिलेगा कर्जा, उसकी जमीन को केसीसी बना देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बना देंगे। फिर कोई नौकरी करता है तो उसको घर का लोन दे देंगे, उसको गाड़ी का लोन दे देंगे, और लेने या पर्सनल लोन और ले लेंगे। फिर आपके पास फोन आएगा, अगर आपका नंबर बैंक में गया हुआ है तो आपको लोन मिल रहा है जी, इतने रुपए का लोन मिल जाएगा। आप बोलोगे जरूरत नहीं है, वो बोलेगा जी कोई बात नहीं, काम कर ला लो, कहीं भी 0% ब्याज पे भी मिल सकता है। आप ट्राई करोगे, लेना शुरू कर दिया एक बार, तो थोड़े दिन के बाद अगर किस्तें दे रहे हो तो फिर फोन आएगा कि जी और मिल रहा है, और ले लो। उसके बाद फोन आएगा जी, कहेगा जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बात नहीं, तुमको सिर्फ 10th की डीएमसी के 10th वाली कागज भी नहीं है। वो बोलेगा कोई बात नहीं, आधार कार्ड पे ले लो, तुम जैसे मर्जी ले लो, भैंस पे ले लो, बकरी पे ले लो, पुराने ट्रैक्टर पे ले लो, पुराने घर पे ले लो, तुम लोन ले लो एक बारी। और फिर वो तब तक लोन देते रहेंगे
जब तक आप उनके फोन पर यह ना कहो कि भाई अब हमारी लोन चुकता करने की गुंजाइश नहीं है, जो कि होनी ही है सबकी, पूरे देश की होनी है ये, और पूरे देश की नहीं दुनिया की होनी है। अभी मैंने देखा कि कौन बोल रहे थे मेरे से पहले, भाई साहब कहां गए वो, तिवारी जी बोल रहे थे क्या? नहीं, आप बोल रहे थे। इन्होंने रुपए के ऊपर कुछ बात कही थी, है ना। वो रुपया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, आजाद हिंद रुपया, या जिस रुपए की बात हम लोग करते हैं, जो गुरुदेव बताते हैं कि उसका कोई ना कोई मानक होना चाहिए, वो तब तक ही है जब तक हमारी करेंसी रुपए में गिनी जा रही है। आप लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर कोई यहां नंबरदार या सरपंच बैठा होगा तो उसको मालूम है कि सरकार ने नया ई रुपया लॉन्च कर दिया है, जिसको सीबीडीसी बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो सीधा इंग्लैंड से चलता है। हालांकि हमारा आरबीआई और ये बैंक भी सारे वहीं से चलते हैं, लेकिन अब वो पक्का ऑनलाइन वहीं से चलता है। और जिस दिन हमारी करेंसी का नाम बदलकर रुपए से ई रुपया हो जाएगा, उस दिन ये स्टैंडर्ड भी नहीं बचेगा। तो ये नोट पहले 2000 के खाली हुए, फिर 500 के खाली होंगे, अभी मार्केट से गायब हो रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है मोबाइल से कर दो पेमेंट, यूपीआई से कर दो पेमेंट, है ना। हर कोई कहता है मोबाइल चेक से कर दो पेमेंट, ट्रांसफर कर दो। वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि तुम बस कैश अपने हाथ में मत रखो, क्योंकि जब तक आपकी जेब में कैश रहेगा तब तक आप आजाद रहोगे। जब तक आपके पास कैश रहेगा तब तक आप अपनी मर्जी से भुगतान कर पाओगे। जब तक आपके पास कैश रहेगा उनको पता नहीं चलेगा कि आप खर्चा कहां कहां करते हो। अगर मोबाइल से करते हो तो उनको मालूम है कितने रुपए का तो डीजल पेट्रोल फूकते हो, उनको मोबाइल से करोगे तो उनको पता होगा कहां कहां से सामान खरीदते हो। मोबाइल से करोगे तो पता लगेगा कैसे कैसे आदमियों के साथ व्यवहार करता है, इसका कौन कौन जानकार है, किस किस दुकानदार के पास जाता है, हर आदमी के बारे में पता रहेगा अगर आप मोबाइल से जो भी काम करते हो। ये मोबाइल जो आपको दे रखा है, ये मोबाइल उन्होंने आपकी सुविधा के लिए नहीं दे रखा है, ये मोबाइल उन्होंने आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए दे रखा है। ये उनका यंत्र है, क्योंकि वो हर घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए उन्होंने आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, और वो इसके जरिए आपकी सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, और वो जानकारियां इकट्ठी करके देख रहे हैं कि इस गांव के लोगों का इतने रुपए महीना में काम चल जाता है, इस गांव के लोगों का इतने रुपए महीना में काम चल जाता है। अब वो सबका पता चल गया, हर आदमी के पास मोबाइल दे दिया। जिनके पास नहीं था उनको लॉकडाउन में कह दिया कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मोबाइल से होगी। वो खुद मोबाइल नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों को पकड़ा दिया कि चलो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि आपके हर गांव हर घर के अंदर ये मोबाइल आ जाए। एक बार मोबाइल आ गया, सब घरों का पता चल गया कि इस घर का इतना खर्चा, इस घर का इतना खर्चा, सारा गांव कर्जे में आ गया, कर्जा चुकता कर नहीं पाओगे। ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्यों नहीं कर पाओगे भैया? आपके पास होगा तो कर पाओगे ना। जितना कर्जा आपने ले रखा है, आपके खाते में पैसा पड़ा है, जाकर बैंक वालों से कैश निकलवाने की बात करके देखो, बोलेंगे दोपहर को आना, शाम को आना, कल आना, पैसा नहीं है बैंक में। जो हमने जमा करा रखा है वो भी बैंक के पास नहीं है, जो हमने कर्जा ले रखा है वो भी बैंक के पास नहीं है, तो वो कैश कहां है फिर? तो जितना नोट हमारा छपा हुआ है पूरे देश के अंदर आज तक का, वो 34 लाख करोड़ रुपए था जब तक 2000 के नोट बंद नहीं हुए थे। वो 34 लाख करोड़ रुपए था। और कर्जा कितना है मालूम है? 205 लाख करोड़। तो अगर नोट 34 रुपए हैं और कर्जा 205 रुपया है, बाकी कहां से लाओगे? समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं, बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं, समझ आएगा। मान लो मैंने 10,000 रुपया लोन बांटना है आपको, और मैंने वो सबको बांट दिया 10,000 रुपया। यहां बैठे जितने लोग हैं इनमें इधर वालों को बांट दिया मैंने। कितना? 10,000। और मैंने बोला कि मैं आपसे 10% का ब्याज लूंगा, तो 10,000 का 10% बनता है 1,000।
तो 1 साल बाद मैंने आपसे कितना पैसा लेना है? 11,000। लेकिन मैंने दिया हुआ कितना है? अब वो अंडे तो देंगे नहीं वो पैसे, वो तो 10,000 ही रहेंगे ना। अगर मैं 1 साल बाद सबको बोल दूं कि पैसा दो वापस, तो इन सबसे इकट्ठा कितना पैसा होगा? कितना होगा? 10,000। वो 1,000 तो रह जाएगा, वो किसका रहेगा? जो आखिर में देगा। क्यों? मान लो इनके पास भी नहीं है पूरा पैसा, तो कहेगा भाई थोड़े पैसे देना, एक बार बैंक वालों के जमा कराने हैं। ऐसा करते हैं ना हम, जब बैंक को जमा कराना होता है तो हम रिश्तेदारों से, दोस्तों से ले लेते हैं। ऐसा कर करके बाकी के लोग तो कर देंगे, आखिरी का 1,000 नहीं जमा होगा, नहीं ना। अब जिसका वो 1,000 जमा नहीं होगा उसकी जमीन नीलाम होगी पक्का, ठीक। लेकिन बैंक इतने से काम नहीं करता। वो क्या करता है? 10,000 रुपया बांट दिया, बांटने के बाद इन्होंने पहले महीने की किस्त जमा कराई, पहले महीने पैसा आ गया। अब जितना पैसा आया वो किस्तों का, मान लो 2,000 रुपया या 4,000 रुपया आया, तो वो किस्तों को फिर अगले वालों को लोन दे देंगे, फिर वो भी किस्तें देंगे तो मैं अगलों को लोन दे दूंगा। अब लोन बांट देगा 50,000, और है कितना पैसा? वो 10,000। उसी 10,000 को घुमा रहा है वो, उसी 10,000 को आपको भी दे रहा है, उसी को आपको दे रहा है, उसी पैसे को आपको दे रहा है, उसी पैसे को आपको दे रहा है। वो 100 का नोट इसको भी कर्जे में डाल गया, इनको भी डाल गया, इनको भी डाल गया, इनको 4 जनों को कर्जे में डाल गया, 400 रुपए का कर्जा हो गया। लेकिन वो नोट एक ही है, तो वो एक ही आदमी चुकता कर पाएगा, 3 तो नहीं कर पाएंगे। जो 3 नहीं कर पाएंगे तो उनकी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, बस जो कुछ भी है सब नीलाम होगी। नहीं समझे? उसी पैसे को लेके वापस लोन पे लोन दिए जा रहा है, और वो लोन इस तरह से दिए जा रहा है कि सौरे समाज के हर आदमी को लोन दे रहा है। तो 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी अगर ये पैसा सारा वापस भी आ जाए तो भी सिर्फ 34 लाख करोड़ होगा। यानी पूरे देश में से 90% लोगों की जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर, भैंस, घर जो पड़ा है सब नीलाम होना है। जो बाकी बचेगा वो आपके अगले बच्चे पूजेंगे, फिर वो भी देंगे ना। भाई बाप का कर्जा फिर बेटा उतारेगा। वो कहेगा कहां से उतारें? तो बोलेंगे अगर नहीं चुकता करता तो एक काम करो, गांव खाली कर दो, ये जमीन वमीन हमको दे दो, तुमको इतने रुपए महीने में काम तुम्हारा चल जाता है। अभी हमने देखा है मोबाइल से, आपने बता दिया कि कितना पैसा खर्च होता है तुम्हारा महीने में। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुछ करना नहीं है आपके बच्चों को, क्योंकि वो निकम्मे तो आपने खुद ही साबित कर रखे ना। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो कि तुम नहीं पढ़ते हो, तुम निकम्मे हो, तुम में कमी है, यही बताते हैं हम लोग। हम ये नहीं बताते व्यवस्था खराब है, हम ये नहीं बताते कि हमारी गलती है, हम ठीक नहीं कर पा रहे। बड़ी पीढ़ी की गलती है ना। देखो जी, हमारी गलती है, हम अपने बच्चों को व्यवस्था नहीं दे रहे। बच्चे थोड़ी पैदा होंगे, पैदा होकर नौकरी लेके पैदा हुए हैं, बच्चे थोड़ी ना काम लेके पैदा हुए। वो तो परमात्मा ने परफेक्ट पैदा कर दिए। उनके लिए जगह बनाने का काम उनसे बड़े वाली पीढ़ी का, बड़े वाली पीढ़ी ने कुछ किया नहीं, तो बड़े वाली पीढ़ी फिर सारा इल्जाम बच्चों के ऊपर लाती रहती है। सरकार भी कहती है तुम्हारे बच्चे निकम्मे हैं, जो पढ़ लिखते हैं वो तो नौकरी लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं, अरे भैया 1 लाख बच्चों ने फार्म भरा और सीट थी मात्र 1,000, तो 99,000 तो रहने ही रहने हैं, कोई से भी हो। वो आप कहे कि मेरा इससे क्या फर्क पड़ता है, वो इनका है कि इनका क्या फर्क पड़ता है। अगर गांव में से एक बंदे को नौकरी मिल जाए तो खुश नहीं होना चाहिए। नौकर बनने के तालियां बजाते, मिठाई बांटते हैं हम लोग कि हमारा बच्चा नौकर बन गया है। पहले मालिक था, नौकर बन गया, और मालिक के हिसाब से जीना हमने सिखाया नहीं। तो फिर सरकार क्या कहेगी कि ऐसा है, पहले भी तुम लोग 5 किलो राशन में अपना जमीर बेच दिया करते थे, ये रोटी पकड़ो, सुबह दोपहर शाम मिलेगी, दूध का एक पैकेट मिलेगा, मांस का एक टुकड़ा मिलेगा, थोड़ा मूत्र की एक बोतल मिलेगी, पानी मिलेगा नहीं। और क्या, दिल्ली में तो भाई साहब लैट्रिन का पानी साफ करके पिला रहा है। लैट्रिन वाले पानी को, गटर वाले पानी को ही साफ करके पिला रहे हैं वो लोग। तो दिल्ली वालों को तो सबको मुंह और गू पिला ही रहे हैं। आपको भी चालू हो जाएगा, इसमें क्या है। जो वहां तक आ गया तो यहां भी आएगा, हमारे हर घर तक आएगा, हमारे यहां भी आएगा। ऐसे थोड़ी सिर्फ आप तक आएगा, ये सबको ऐसा ही करेंगे, सबका धर्म भ्रष्ट करना है। अभी टमाटर लाते हैं वो गोल गोल अच्छे वाला, आप क्या चिल्लाते रहते हो कि शाकाहारी बनो,
कहते हो ना, वो लाल टमाटर होता है ना, गोल टमाटर, उसमें मछली का जीन है और ये आपको पता नहीं है। तो मतलब आप रोज मछली खा रहे हो, क्योंकि देसी टमाटर इन्होंने खत्म कर दिया और मछली का जीन उसमें डाल दिया। अब नमकीन खाते हो कि नहीं खाते हो? नमकीन खाते हो पैकेट वाली, चिप्स खाते हैं, बच्चा कुरकुरा खाता है। नमकीन में पैकेट में कौन सा यूज होता है? तेल। नमकीन के पीछे पलट के देखो, कॉटन सीड ऑयल यूज होता है। कॉटन सीड ऑयल कहां से निकलता है? बिनोले से। बिनोला कहां से मिलता है? कपास से। और कपास आज के टाइम पे देसी कपास नहीं है, बीटी कॉटन है, और बीटी कॉटन में कीड़े का जीन है। मतलब आप तेल खा रहे हो तो कीड़ा खा रहे हो पीस के। समझ रहे हैं बात आप? आपका धर्म भ्रष्ट आपके हाथों से करवाया जा रहा है, आपके सिद्धांतों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपने व्यवस्था को अपने हाथों से फ्री कर दिया, छोड़ दिया। इसीलिए आपने ध्यान देना बंद कर दिया। सरसों का तेल, सरसों भी बीटिया वो आ रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका भी जीन बदल रहे हैं। फिर खीरा आता है, वो सुंदर सा हरा सा दिखने में होता है, उसके अंदर भी जीन, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। शिमला मिर्च है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रही है। तो आप तो मांसाहार खा ही रहे हो, चाहे चाहकर खा रहे हो, चाहे बिना चाहे, चाहे बिना जाने अनजाने में खा रहे हो। तो बचोगे कैसे? बचने का एक ही तरीका है, देसी बीज पे वापस आना पड़ेगा। वापस आकर अपने खेत में, अपनी जगह में, खाली जगह में उगाना पड़ेगा, अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। इधर से क्या कर रहे हैं? डंगरों के साथ क्या कर रहे हैं? डंगरों के साथ आपके गांव में, यहां तो चलो फिर भी बचे रह सकते हैं। अभी मैंने देखा गायें हैं, अभी यहां हमारे लोगों के घरों में गायें हैं, तो ये एक मतलब सुकून की जगह बात मिली मुझे। लेकिन हमारे उधर एरिया में, जिधर शहर का एरिया चले जाओ, कोई गाय नहीं है, कोई मतलब कोई खागड़, कोई हम लोग उसको जोटा बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? आईवीएफ के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू अस्पताल में जाकर नए दूध करते हैं डंगर को। यही हो रहा है ना जी? और नए बच्चों में नपुंसकता का आलम ये है। तो वो क्या करते हैं? वो कह रहे हैं आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा मिल जाएगा लेबोरेटरी से। भाई आपको बच्चा चाहिए अगर तेज दौड़ने वाला, तो उसमें घोड़े का जीन डाल देंगे। आपको बच्चा चाहिए मतलब वफादार, तो कुत्ते का डाल देंगे। मजबूत बच्चा चाहिए तो सुअर का डाल देंगे। तो वो डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं माता जी, ये कर रहे हैं। वो अभी चला हुआ है ये। मेरे करनाल में, मैं करनाल से हूं, मेरे करनाल में पिछले साल 2023 में 1,38,000 बच्चा इंजेक्शन से पैदा हुआ है, आईवीएफ से, जो अपने मां बाप का नहीं है। ज्यादातर ऐसे होता है, हर शहर का ये हाल कर रखा है इन लोगों ने। खेत का बीज असली नहीं छोड़ा, डंगरों का बीज असली नहीं छोड़ा, और अब आदमी का बीज भी असली नहीं छोड़ रहे हैं। ये बीज बचाने की लड़ाई हम जनता सरकार मोर्चा वाले लड़ रहे हैं। हमने फिर ये कहा कि जैसे कई दशकों से अपना संगठन चल रहा है, जय गुरुदेव जी का जो संगठन है, जो इनके लोग हैं, कई दशकों से चल रहे हैं। अब मेरा तो कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपको कहूं कि आप मेरे संगठन से जुड़ जाओ, आप पहले से बहुत बड़े संगठन में हैं। तो हमने ये तय किया कि हम कोई संगठन ही नहीं बनाएंगे। तो हमारा जो जनता सरकार मोर्चा है, उसमें कोई प्रधान नहीं है, उसमें कोई पद नहीं है, उसमें कोई संगठन ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, आप अपने संगठन को ही बढ़ाओ, लेकिन आप कम से कम मसला तो समझ लो कि लड़ाई क्या है, ये तो जान लो। पहले लड़ाई को जानेंगे, फिर इस लड़ाई को कर कौन रहा है, इसको गड़बड़ कौन कर रहा है, फिर उसको जानेंगे, फिर इसको ठीक कैसे करना है, फिर इसको जानेंगे, और फिर ठीक कौन करेगा, फिर ये जानेंगे, और जो करेगा फिर वो आगे आके करेंगे, तभी तो बदलेगा ना। बिना जाने गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नासमझी ही समस्या है। सारी समस्या की जड़ नासमझी है। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि वो गोल लाल सुंदर टमाटर में मछली है, तो कम से कम अब तो नहीं लेके आओगे, समझ आ गया। देसी टमाटर ढूंढोगे तो देसी टमाटर खाना पड़ेगा। देसी टमाटर अगर महंगा है तो सस्ते के चक्कर में मांस खाना है तो खाओ, लेकिन अगर देसी टमाटर चाहिए तो अपने घर में उगाओगे। घर में उगाओगे तो आत्मनिर्भर बनोगे, फिर किसी की नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो असली चीज होगी वो अपने गांव को बचाएगी, जो नकली चीज होगी वो हमको तोड़ेगी। असली चीज हमको जोड़ेगी, नकली चीज हमको कमजोर करेगी। तो देख लीजिए,
कौन सी चीज है जो हमको तोड़ रही है? टेलीविजन हमको तोड़ रहा है, मोबाइल हमको तोड़ रहा है, राजनीति हमको तोड़ रही है। क्यों जी? ये पढ़ाई हमको तोड़ रही है। ये क्या कह रही है हमारे बच्चों को कि मेरे बच्चे को इनके बच्चे से आगे निकलना है। यही कह रहे हैं ना पढ़ाई। अपने बच्चे को कह रहे हैं ज्यादा पढ़। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा नंबर लाने हैं, पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा बेहतर बनना है, पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा आगे निकलना है, पड़ोसी के बच्चे से पहले नौकरी लगनी है, उससे ज्यादा तनख्वाह लेनी है। यही सिखा रही है ना वो ये नहीं सिखा रही कि बच्चे थोड़ी तनख्वाह मिले या कम या ज्यादा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों से कोई आदमी अमीर नहीं होता है, अमीर दिल से होता है, अमीर विचारों से होता है, अमीर उसके कैरेक्टर से होता है, अमीर उसकी नीति से होता है, अमीर उसके जो समाज में जो काम किया उससे होता है। एक ऐसा आदमी हो सकता है जिसके पास धन दौलत, जिसको ये दुनिया धन दौलत बोलती है, वो धन दौलत ना हो, लेकिन वो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहता हो, बीमार कभी ना पड़ता हो, 4 भाइयों को उसको देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े उसके साथ समाज खड़ा मिलता हो, तो असली अमीर तो वो है, असली धन तो वो है। पशु धन है, जमीन धन है, अनाज धन है, मेहनत धन है, ये सूरज धन है, ये पेड़ धन है। असली धन तो ये है। बच्चे धन है, जमीन धन है। दुनिया की कोई इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस जमीन के बिना नहीं हो सकता। तो मालूम है, लोहा जमीन से निकलता है, सोना जमीन से निकलता है, कोयला जमीन से निकलता है, कपड़ा जमीन से होता है, खाना जमीन से होता है, डंगर जमीन से पलते हैं। जमीन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और हम लोग अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जमीन में कुछ नहीं रखा, तुम नौकर बनो। है? अब देखो कितनी कमाल की बात है। अडानी साहब को आपके बच्चे तो नौकर लगाने हैं, लेकिन उसके बच्चों के लिए वो जमीन खरीद रहा है आपके। और हम लोग अपनी जमीन को छोड़ करके वहां जा रहे हैं कि जब तू जाके वहां बड़ी कंपनी में जाके छोटा सा नौकर बन। कंपनी बड़ी है तो हमको लगता है हमारा बच्चा बड़ी जगह पहुंच गया, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो वहां कर क्या रहा है। रोज अपने आत्मसम्मान के साथ लड़ रहा है, रोज गालियां खा रहा है, रोज उसका जमीर गिर रहा है, झूठ बोल रहा है, लगातार सारे उल्टे काम कर रहा है जो गुरुदेव बताते थे, वो सबसे दूर होता जा रहा है। तो इसलिए अगर अपनी संतानों को बचाना है तो क्या हम सब लोगों को मिलकर के इसके ऊपर चिंतन नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी, इस पे करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये नियम बनाया कि हम लोग किसी भी संगठन को ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे संगठन में आ जाओ। हम ये कहेंगे हम और आप मिल करके एक समाज को इस तरह से परिकल्पना करते हैं और ऐसे तैयार करते हैं कि जहां आपके पास कोई कमी पड़ जाए और वो हमारे पास हो तो हम उसे पूरी करें, और जहां हमें किसी चीज की जरूरत पड़े तो और आपके पास है तो उसे पूरी करें। एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के साथ चलकर इस लड़ाई को आगे लड़ें। फिर हमें लगेगा, कमाल की बात यह है कि हमको ऐसा लगेगा कि भाई समाज में कोई नहीं करेगा। जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अपने घर से उठकर यहां तक आ गए हो ना, तो मेरे ख्याल से ऐसे ही तो नहीं आए हो। या तो पीड़ा होगी कुछ, या मन में भाव होंगे, या कुछ सोच होगी। थोड़ी सी सोच का बीज अगर नहीं होगा तो आप नहीं आ सकते यहां तक, और ना ही बैठ सकते सुबह से लेकर रात तक। है वो बीज पड़ा हुआ है, उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई और करेगा आकर, ऐसा लगेगा कोई अवतार आएगा तो करेगा, मैं छोटा सा आदमी क्या कर सकता हूं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा बुजुर्गों, मेरी माताओं, एक बात समझिएगा, किसी भी आदमी के पास किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। 100% समाधान किसी के भी पास नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष आकर के चले गए, जिसने भी ये सोचा कि इस समस्या का समाधान मैं करूंगा या मेरे इशारे पर होगा, वो नहीं कर पाया। उन्होंने बता तो दिया, रास्ता तो बता दिया, लेकिन वो जो मानने वाले लोग हैं ना, वो अंधे फॉलोअर होकर पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे शुरू में मैं चला जब समाज में, बोले भाई छोरे तू ठीक बोल रहा है, हमारे हरियाणा में बस बोलते हैं, तू ठीक बोल रहा है, तू बता, तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे। बिल्कुल नहीं भाई, पीछे पीछे नहीं चलना। पीछे चलने वाली भीड़ नहीं चाहिए, साथ खड़े होने वाले कंधे चाहिए।
साथ खड़े होने वाले, हाथ हाथ पकड़कर चलने वाले लोग चाहिए, चाहे थोड़े ही हो, लेकिन शुरुआत में एक ऐसी सेना तैयार करनी है जिनके अंदर वही आग है कि अपने देश को बचाना है, अगली पीढ़ियों को बचाना है। अगर वो आग नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, हम 5 साल इंतजार करेंगे, 15 साल इंतजार करेंगे, हमें कोई जल्दी थोड़ी है। हम तो ये मालूम है कि थोड़े से दिन का बचा है काम, जितने दिन का बचा होगा अपना पूरा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। कल को इसका क्या नतीजा निकलता है हमें नहीं फर्क पड़ता। हमको फर्क पड़ता है इस बात से कि हमने रास्ता कौन सा चुना। हमने रास्ता सच्चाई का चुना तो फिर वो चल के शांति है ही है। हर रोज हम लोग शांति में जी रहे हैं कि आज का हमने अपना ईमानदारी से काम पूरा किया, कल की कल जाने। और जो कर दिया, रात को हम तो एक ही बात कह के सोते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा था ही क्या। तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अब रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो जाने। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम इस सिद्धांतों को अगर समझते हैं और हमें अगर लगता है कि हमें इन सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, तो मैं मोटी मोटी 2-4 बात आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप सुबह से बैठे हुए हैं तो इंतजार में हम लोग लेट भी हो गए, लंबा सफर था, बट फिर भी एक तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला वापस अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सरकार आपकी सारी सामूहिक जमीन अपने नाम कर चुकी है, आपकी जोहड़ की, शामलात की, जंगल की, आपकी चौपाल की, आपकी स्कूल की, अस्पताल की, सब जमीन वो अपने ले चुकी है। और जो व्यक्तिगत जमीन है वो आपकी बैंकों में लोन पर पड़ी है। तो गांव के पास अभी कुछ नहीं बचा है, ना डंगर बचे हैं, ना पढ़ाई बची है, ना पैसा बचा है, ना जमीन बची है, ना भाईचारा बचा है, ना समाज बचा है। क्राइम ही क्राइम है। वो लोग चाहते हैं कि आपके गांव उजाड़े जाएं। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जो दूसरा सिद्धांत है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकालकर फेंकना होगा, कंपनियों को निकालकर फेंकना होगा। ये जो बैंक है ना, इनकी सबसे बड़ी जड़ कहां है? बैंकिंग में। हमने ध्येय तय किया हुआ है कि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए अगर लड़ना है और इस लड़ाई को और मजबूत करना है तो 2 रास्ते हैं। या तो किसी ना किसी को बलि देनी होगी अपनी, जैसे भगत सिंह ने दी थी, अपना बलिदान देना होगा। क्योंकि हमारे देश के लोग ना मरे हुए की ज्यादा पूजा करते हैं, जिंदा आदमी के साथ चलने में उनको दिक्कत आती है। मरे हुए पर क्रांति संभव है। और दूसरा कि 1 लाख लोग आ जाएं, 1 लाख समझे हुए लोग, जिनको पूरी कहानी पता हो। जिस दिन 1 लाख लोग आ जाते हैं उस दिन हम लोग जनता सरकार मोर्चा स्वराज की घोषणा कर देगा। स्वराज की घोषणा हमने तय किया हुआ है कि हम ज्यादा समय इंतजार नहीं करेंगे। अब हमारे पास 3-4 महीने हैं, बस हम लोग ये काम करने वाले हैं। स्वराज की घोषणा का मतलब रुपया भी अपना ही होगा, सरकार भी अपनी ही होगी, तय भी हम करेंगे। और ये जो OIGS बैठे हैं ना, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये तो नौकरी है ना, नौकर करते हैं, सैलरी लेते हैं ना, तो नौकर है। तो इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे कि तुम नौकर हो, मालिक हम हैं, मालिक जनता है, जनता ही सरकार है, यही मालिक है। इस मुद्दे पर हम लोग काम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका भी वही मकसद है, अगर आपको लगता है कि यही उद्देश्य जय गुरुदेव संगठन का है, अगर आपको लगता है कि यही चीज गुरुदेव कहा करते थे, तो एक काम करते हैं कि आप जितने भी देश के अंदर, चाहे 10 संगठन बने हो, चाहे 20 बने हो, चाहे असली हो, चाहे नकली हो, यही उद्देश्य लेकर चले हुए ना, आप सब लोग एक जगह आ जाइए। कुछ नहीं करना, हमको अपना संगठन नहीं चमकाना, आप अपना चमकाइए, वो अपना चमकाएंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई आपके गांव में है, आपकी लड़ाई आपके गांव में है, आपकी लड़ाई आपके गांव। हमारा कुछ नहीं बट रहा, मेरी लड़ाई मेरे वहां पर है, तो मैं आपका कुछ नहीं लेके जाने वाला। मैंने तय किया हुआ है, मैं जीवन में कभी कोई पद नहीं लूंगा, मैं कभी लाभ के पद पर नहीं बैठूंगा। जहां से सैलरी मिलती हो, जहां से पैसा मिलता हो, ऐसी किसी जगह पर जीवन में कभी नहीं बैठूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है एक तरह से। तो मतलब ये भूल जाइए कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है या कुछ बनना है, नहीं।
अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे मुझे आते हुए कि डॉक्टर साहब अगर आपको प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जाए तो इस देश में सबसे पहले आप क्या बदलेंगे? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं वो पद लूंगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती लोगों ने कहा कि ठीक है बिना सैलरी के काम करो, तो मैं एक ही काम करूंगा, मैं इस देश के हर आदमी को यह ताकत दूंगा कि वो प्रधानमंत्री जितनी ताकत रखता हो। हर आदमी को उसको मालूम होना चाहिए कि उसके कहने का क्या असर होता है, क्योंकि असली तो मालिक आप हैं, प्रधानमंत्री तो नौकर है और आप ही को पता नहीं है कि आप मालिक हैं। स्कूल के मास्टर को आप अपनी कलम से चला सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर को आप अपनी कलम से चला सकते हैं, लेकिन आपको कलम चलाना नहीं सिखाया किसी ने। हम आपको वो कलम चलाना सिखा सकते हैं। हम एक एक आदमी के हाथ में वो ताकत दे सकते हैं, आपके हाथ में, कि आपके साथ कोई गद्दारी करे तो उसकी गर्दन पकड़कर धरती में मार सको। वो ताकत आपको देना हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य है कि गांव के आदमी के पास वो ताकत होनी चाहिए कि समाज और सरकार उसके हिसाब से चलेगी। और जो कुदरत के कानून को मानते हैं, जो कुदरत के संविधान को मानते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, वो आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता। और जो आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता वो कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। तो असली आजादी यानी प्रकृति का संविधान ही हमारा उद्देश्य है। एक तरह से आप ये मानकर चल सकते हैं। और ये केवल तब संभव है जब ये कंपनियां इस देश को छोड़कर भागें, जब ये पर्यावरण को बर्बाद करने वाली हर चीज इस देश से निकाल दी जाए। ये सिर्फ तब संभव है और ये यही देश कर सकता है। पूरी दुनिया में अगर कोई देश कर सकता है तो वो यही मिट्टी है और कोई मिट्टी नहीं कर सकती। और इतना भी हमको इतना तो समझ आ ही गया। तो आप लोगों से मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप लोग सारे के सारे एक आयोजन कीजिए कि जितने लोग बटे हुए हैं, जितने लोग बिखरे हुए हैं, एक ट्राई करके देखते हैं कि आओ। हम तो ये अनाउंसमेंट अगस्त तक कर देंगे जी, क्योंकि ये सरकार किसी की भी बने आपकी गर्दन दबोचने वाली है सरकार बनने के बाद। तो हम तो उन लोगों को इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं कि आ जाओ, अभी भी मौका है, हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा दे लो, लड़ लेते हैं मिल करके। आपका तजुर्बा लंबा है, आपको कहानी सारी पता है। आप एक बार मैदान में उतर गए ना, इन सरकारों के पैर नहीं है, झूठ के कोई पैर थोड़ी होते हैं। हम सब ने जोर से एक मुट्ठी बनाई तो एक ही घूंसे में पार हो जाएगा। भाग जाएंगे, चोर है ये। चोरों का क्या होता है? आप सोच देखिए चोर का क्या खेल होता है। वो दबे पांव आता है, चुपचाप आता है, आप सो रहे होते हो तब वो अपना काम कर रहा होता है और वो सारा लूट का माल लेके आया, पूरे गांव का गठरी लाद के लाया है और अब आपके वाली अलमारी खोली है और वो सामान लाद रहा है। और मान लो घर का एक आदमी चिल्ला पड़े चोर 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 चोर, क्या होगा? वो अपनी वाली भी छोड़ के भाग जाएगा। ये इन चोरों के साथ होने वाला है, ये इन बैंकों के साथ होने वाला है। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी देश में आज तक किसी भी बैंक ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, एक भी दफ्तर खरीद कर नहीं चलाया इन्होंने। सारे के सारे किराए पर चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन इस देश की जनता घरों से निकल गई उस दिन तुमको खदेड़ खदेड़ कर पीटेंगे। और ये सारे पिटेंगे। ये जितने डीसी हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे ना पीछे, ये जितने एसपी आके गांव में मार्च निकालते हैं और खाकी वर्दी का डर दिखाते हैं, इन सबका नंबर लगाएगा गांव। इन सबको पकड़ पकड़ के घरों के अंदर पकड़ के पूछेगा कि तू आया कैसे, गांव में घुस कैसे गया। और ये तब होगा जब गांव संगठित होंगे, और वो संगठित तब होंगे जब वो शिक्षित होंगे, जब उनको पता होगा, जब उनको जानकारी होगी। क्योंकि जानकारी का ना होना ही समस्या है और जानकारी होते ही समाधान है। इसलिए हम कहते हैं नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। तो वो समझ डेवलप करना हमारा पर्पस है। अगर आपको लगे कि हम लोग ठीक रास्ते पर लगे हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव भी हमको आशीर्वाद दें, आप सब लोग भी आशीर्वाद दें, आप सब लोग भी साथ दें और मिल करके इस लड़ाई को लड़ें ताकि मानवता को बचाया जा सके, अगली पीढ़ियों को बचाया जा सके। इतनी ही बात